चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉकर ड्यूरेंट के पास बैठा होता है। वो बोलता है कि बेटा तुम्हें पता है कि आखिर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे किया था। ड्यूरेंट बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, शायद उस सिचुएशन में उसकी बॉडी ने अपने आप रिएक्ट किया और उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। वॉकर बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपने भाई को भी नहीं बताई है। ब्राइट सिटी की लॉर्ड की पोजीशन के लिए काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज लड़ रही हैं, पर असल में हम सब लोग सिर्फ चेस के एक टुकड़े हैं। पर हकीकत में तो 4 बड़ी फोर्सेस उसके लिए फाइट कर रही है। पहली है मर्सिनरी गिल्ड, सेकंड है बीस्ट यूनियन, थर्ड है ब्रैंडन टम्पायर, फोर्थ है 100 सिटी फेडरल। और जो इस समय लॉर्ड की पोजीशन पे है वो 100 सिटी फेडरल से बिलोंग करता है और दूसरी फोर्सेस नहीं चाहती कि दोबारा से वही लॉर्ड बन जाए, और इसलिए वो कैसे भी इस पोजीशन को पाना चाहते हैं। और जो हमारी मदद कर रही है फोर्स, उसका नाम है मर्सिनरी गिल्ड, और वो लोग सिर्फ टेम्पररी काम कर रहे हैं एक साथ। और जैसे ही वो लॉर्ड बन जाएगा तो वो मर्सिनरी गिल्ड को वो चीज दे देगा जो उसे चाहिए, और उसके बदले वो सिटी का लॉर्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों के पास काफी सारा पैसा होगा। यांग अपने मन में एक एविल स्माइल देता है। वो बोलता है कि मैं इस फैमिली का स्पाई हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी विक्ट्री जरूर होगी। ड्यूरेंट बोलता है कि फादर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कैथ फैमिली की मीटिंग का सीन, जहाँ पे हुडी बोलता है कि भाई मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हें पता है ना अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे ऊपर असैसिनेशन प्लान हुआ था। वॉकर बोलता है कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे संग काफी सारे लोग आए और मैं प्लेटिनम डीकॉन ओकम से मिलने जा रहा हूँ। ड्यूरेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि वॉकर को मर्सिनरी गिल्ड ने कुछ खास चीज दी है और वो उसे इस्तेमाल करने जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो उनकी फैमिली बहुत जल्दी लॉर्ड की पोजीशन पा लेगी। हम देखते हैं तभी वहाँ पे ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद सभी ट्रांसफॉर्म होकर अपने ड्रैगन फॉर्म में वहाँ पे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वॉकर को किसी ने मार दिया होता है। हम देखते हैं हुडी उसे देखते ही पागल हो जाता है। वो बोलता है कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और हम देखते हैं वो प्लेटिनम डीकॉन ओकम की तरफ चला जाता है। ड्यूरेंट बोलता है कि वॉकर रैंक 3 का था, शायद उसको किसी रैंक 4 ने मारा होगा और ये बहुत गलत है। हुडी वहाँ पे जा रहा है अकेले, और शायद वॉकर को प्लेटिनम डीकॉन ओकम नहीं मारा होगा क्योंकि वो भी रैंक 4 का है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिटी के लॉर्ड के मेंशन के आगे उन सारे ड्रैगन्स ने हंगामा मचा दिया होता है और वो लोग वॉकर की मौत का जवाब मांग रहे होते हैं। ड्यूरेंट प्लेटिनम डीकॉन ओकम को देखता है। वो बोलता है कि इसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि इसने मेरे फादर को मारा है, और हम देखते हैं जनरल चीफैंग उन्हें समझा रहा होता है कि वॉकर की डेथ के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है। हुडी बोलता है कि उसका भाई उन्हीं लोगों से मिलने यहाँ पे आ रहा था, तो आखिर उसकी मौत यहाँ पे कैसे हो गई। जनरल चीफैंग समझाता है कि उसकी मौत हमारी वजह से नहीं हुई है। हुडी बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई को नहीं मारा तो उसे जरूर ओकम ने मारा होगा लॉर्ड की पोजीशन के लिए। हम देखते हैं ओकम अपनी पावर यूज करता है। ओकम बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की। हम देखते हैं उसकी पावर की वजह से सारे ड्रैगन्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ड्यूरेंट ओकम से माफी मांगता है और वो बोलता है कि मेरे अंकल को छोड़ दो क्योंकि वो इस समय काफी ज्यादा इमोशनल है, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। ओकम बोलता है कि मैं वॉकर की वजह से तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, और हाँ मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। ड्यूरेंट अपने मन में सोचता है कि क्या मर्सिनरी गिल्ड ने जो उसके फादर को वो चीज दी थी, क्या वो उसकी वजह से मारे गए, या उनकी मौत के पीछे 100 सिटी फेडरल का हाथ है और वो उन्हें लॉर्ड नहीं बनने देना चाहते थे। हम देखते हैं सारे ड्रैगन ड्यूरेंट से पूछ रहे होते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं ड्यूरेंट ओकम से माफी मांगता है उसके अंकल के एक्शंस के लिए, और वो बोलता है कि वो अपने फादर की बॉडी लेके यहाँ से जा रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि कैथ फैमिली के अंदर अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, या ड्यूरेंट इन लोगों में सबसे ज्यादा समझदार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉकर का फ्यूनरल हो रहा होता है, और हम देखते हैं कि कैथ फैमिली काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उनके काफी कम लोग बचे होते हैं। अब हुडी ड्यूरेंट के पास जाता है और वो बोलता है कि कैथ फैमिली के अंदर अभी तक तुम्हारे फादर ही लीडर थे, पर अब उन्हें नया लीडर चाहिए, और इसीलिए आज से मैं तुम्हें हमारे क्लैन का नया लीडर बनाता हूँ। ड्यूरेंट बोलता है कि नहीं अंकल, लीडर आपको ही बनना चाहिए क्योंकि मैं उस पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ, और मैं तो आप लोगों का बेटा हूँ, आखिर मैं उस पोजीशन के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। हुडी बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक लीडर को हमेशा काम रहना चाहिए, और तुम तो सुपर फायर ड्रैगन की पावर्स भी यूज कर सकते हो, इसलिए तुम बहुत अच्छे लीडर बनोगे। ड्यूरेंट बोलता है कि जैसा कि आपने कहा अंकल, मैं आपकी बात को साबित करके दिखाऊंगा। हम देखते हैं हुडी उन लोगों को एक जगह लेके जा रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हें कैथ फैमिली के एंसेस्टर हॉल के अंदर लेके आया होता है। हुडी बताता है कि यहाँ तक आने के लिए कैथ फैमिली के अंदर काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ एबिलिटी यूजर ने अपनी जान दी है। जिसके बाद वो लोग उनके पुराने लीडर के बटलर से मिलते हैं जिसका नाम होता है इवांस। हुडी ड्यूरेंट से बोलता है कि तुम्हें इन्हें जान लेना चाहिए, ये सबसे ओल्ड जनरेशन के बटलर है हमारे लीडर के, और इनके पास सारी पावर्स है इस एंसेस्टर हॉल की। और हाँ, इवांस ही है जिसे पता है कि इनहेरिटेंस स्टोन और एसेंस ऑफ ब्लड कहाँ पे रखा हुआ है, और मैं तुम्हें एडवांस में यहाँ इसीलिए लेके आया हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें उसकी लोकेशन पता रहनी चाहिए। इवांस बोलता है कि मास्टर क्या कुछ होने वाला है। हुडी बोलता है कि उसे लगता है कि कैथ फैमिली को काफी सारी बड़ी फोर्सेस ने टारगेट कर रखा है और उन्हें नहीं पता कि वो लोग कब तक सेफ हैं। इवांस बोलता है कि यंग मास्टर आप इन सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको इसकी
की जरूरत आगे लगने वाली है। यांग बोलता है कि उसे इतनी ज्यादा खतरनाक सीक्रेट बातें पता चल चुकी है, वो भी इतनी जल्दी। उसे तो लगता है कि उसका जैकपॉट लग गया है। इवांस उन लोगों को लेके उनके सीक्रेट वॉल्ट के अंदर चला जाता है और वो बताता है कि ये है इनहेरिटेंस स्टोन और ये है ब्लड ऑफ एसेंस। और वो ड्यूरेंट को चेतावनी भी देता है कि जब तक वो रैंक 4 का ना हो जाए तब तक उसे अपने खाली हाथ से इन दोनों चीजों को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसके संग कुछ भी बुरा हो सकता है। देखते हैं इवांस ड्यूरेंट को काफी सारी चीजें आराम से समझा रहा होता है कि आखिर उन दोनों चीजों को अनलॉक कैसे किया जाए। इवांस बताता है कि उन लोगों की फैमिली काफी ज्यादा पुअर है ब्लड ऑफ एसेंस के मामले में, क्योंकि उनके पास काफी सारे एक्सपर्ट्स नहीं थे और दूसरी फैमिलीज के पास काफी सारे एक्सपर्ट होते हैं और इसीलिए उनके पास काफी ज्यादा ब्लड ऑफ एसेंस भी होता है। इवांस उसे समझाता है कि थोड़ी देर में उसके फादर का फ्यूनरल होने वाला है, इसलिए उसे मैनर्स और एटिकेट के संग रहना होगा, नहीं तो एज अ लीडर उनकी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। ड्यूरेंट बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके फादर का फ्यूनरल हो रहा होता है, वो भी रात के अंदर, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर को जिसका नाम होता है डीकी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्लेटिनम डिकॉन ओकम को, और वो उसकी तरफ से माफी मांग रहा होता है हुडी से। हुडी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि प्लेटिनम डिकॉन ओकम को ही सामने से आके माफी मांगनी चाहिए जो उसने कैथ फैमिली के संग किया था। तभी हम देखते हैं 4 मिस्टीरियस लोगों को जो कि उस फ्यूनरल में काफी आराम से घुस रहे होते हैं। तभी ड्यूरेंट की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है कि फ्यूनरल तो यहाँ पे हो रहा है, तो आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आखिर कैसे ये लोग कैथ फैमिली के सीक्रेट बेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक आदमी को पहचान जाता है, वो बोलता है कि ये तो जनरल चीफेंग है। ड्यूरेंट बोलता है कि जनरल चीफेंग ने कहा था कि उनने उसके फादर को नहीं मारा है और शायद ये भी उसी चीज के लिए आए हैं जिस चीज के लिए दूसरी फोर्सेस भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ड्यूरेंट समझ जाता है कि उसके फादर के पास कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज है, नहीं तो वो फोर्सेस इन्हें परेशान नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इवांस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं पहला मिस्टीरियस पर्सन डीकी होता है जो कि बोलता है कि मैं तो यहाँ पे कैथ फैमिली के लिए आया हूँ और शायद तुम लोग यहाँ पे आए हो ताकि तुम उन सारे एविडेंस को खत्म कर सको। डीकी बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं लॉर्ड ओकम की सेफ्टी का ध्यान रख सकूं और उस चीज को यहाँ से ले जाऊं जो कि वॉकर के पास थी, और मैं तुम लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मुसीबत खड़ी मत करना। दूसरा पर्सन बोलता है कि आखिर तुमने अपने आप को समझ कर रखा है, मैं भी उसी चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ। इवांस बोलता है कि तुम मेरी कैथ फैमिली के सामने ही मेरी कैथ फैमिली को खत्म करने की बातें कर रहे हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। इवांस की ऐसी बातें सुन के उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं इवांस को जो कि वो भी रेडी होता है उस अटैक का जवाब देने के लिए। इवांस अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि बोलता है कि तुम मुझे इस चीज से रोकोगे। डी की बोलता है कि बेवकूफ, वो लाइटनिंग को कंप्रेस कर सकता है और तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि डी की वो बातें सुन के भी नहीं रुकता और वो इवांस के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उस जगह पे ड्यूरेंट पहुंच गया होता है। वो बोलता है कि तुम तीनों आखिर इतने ज्यादा शेमलेस और बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुम एक ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर रहे हो। डी की बोलता है कि आखिर ये इतना स्ट्रांग और जीनियस कैसे हो गया कि इसने उस जैसे अटैक को रोक लिया, वो भी अपने हाथों से। ड्यूरेंट इवान से बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है। ड्यूरेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने आखिर ऐसी कौन सी चीजें छुपा रखी है जिसकी वजह से तुम लोग मेरी कैथ फैमिली के पीछे पड़े हुए हो, और अगर तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं पर्सनली तुम्हारे लिए वो वॉल्ट ओपन कर दूंगा। डी की बोलता है कि बहुत अच्छे ड्यूरेंट, मैं तो न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लगा था। ड्यूरेंट बोलता है कि बस एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो चीज क्या है जिसके पीछे तुम सब लोग पड़े हुए हो, और यहाँ तक कि जनरल चीफेंग भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। डी की समझ जाता है जो वहाँ पे फोर्थ पर्सन है वो और कोई नहीं, जनरल चीफेंग है। ड्यूरेंट बोलता है कि कैसा रहेगा कि पहले मैं तुम्हें वो चीज दिखा दूं और तुम लोग ही फैसला कर लेना आपस में कि आखिर उसे कौन लेके जाएगा। ड्यूरेंट बोलता है कि तीनों नहीं, तुम चारों लोग मेरे पीछे आ जाओ। हम देखते हैं चीफेंग भी वहाँ से बाहर निकल आता है उस चीज के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक क्रिस्टल बॉल दिखती है और वो उसे देखते ही सब लोग भागने लगते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि वो चीज मेरी है और उसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। ड्यूरेंट बोलता है कि शायद ये लोग इसी क्रिस्टल बॉल के पीछे पड़े हुए हैं, और वैसे ये क्रिस्टल बॉल इतनी कुछ खास नहीं होती, इसे ओसिड प्लान के लोग बनाते हैं ताकि वो इसमें इमेज और साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकें। जैसे वो उस क्रिस्टल बॉल को देखते हैं वो बोलते हैं कि ये वो चीज नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी ड्यूरेंट का कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने उस चीज को कहाँ छुपाया है। ड्यूरेंट उन चारों पे भड़क जाता है। वो बोलता है कि पहले तो मैंने अपनी फैमिली का सीक्रेट वॉल्ट ओपन किया तुम सब लोगों के लिए, और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, तुम लोग मुझ पे अभी भी शक कर रहे हो। डी की बोलता है कि मुझे माफ करना मास्टर ड्यूरेंट, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। दूसरा पर्सन भी उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि वो तो यहाँ पे अपना लक ट्राई कर रहा था और अगर वो चीज यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ से जा रहा है। इवांस ड्यूरेंट को बताता है कि ये लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ड्यूरेंट इवांस से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर ने आखिर उस चीज को कहाँ छुपाया है। तो इवांस बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर ने उसे सीक्रेट वॉल्ट के अंदर
अंदर छुपाया होगा। यांग अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब ये चारों मेरे क्लैन की लैंड से नहीं जाएंगे और जो मर्सिनरी गिल्ड का बंदा है वो सीधा हमारी स्टडी रूम के अंदर जा रहा है और डी की उसे आराम से फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टडी रूम के अंदर वो चीज होती है और एक पर्सन को वो चीज मिल जाती है और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे डी की पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मर्सिनरी गिल्ड ही वॉकर का साथ दे रही है और हार्वी चुपचाप से वो चीज मुझे दे दो, नहीं तो मैं लॉर्ड ओकम को बता दूंगा और उसके बाद वो तुम्हें पनिश करेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। हार्वी बोलता है कि अब ये चीज मेरे पास है और अब मैं लॉर्ड ओकम से ट्रेड करूंगा इसके लिए। मैं उन्हें बोलूंगा कि वो तुम्हें मार दें और तुम्हें तो पता है ना कि वो इसके लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। डी की तैयार हो जाता है अपने शैडो वॉरियर से उस पर अटैक करने के लिए, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हार्वी एक अर्ध मानव होता है और वो भी अपनी पॉइजनस एरो से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हार्वी की एरो उसके शैडो वॉरियर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि उसके शैडो वॉरियर हार्वी को पकड़ देते हैं चारों तरफ से। इसकी वजह से वो बॉल ड्यूरेंट के हाथ में चली जाती है और वो बोलता है कि इसे तो अब मैं लेके जाऊंगा। हार्वी बोलता है कि वो चीज मेरी है और तुम उसे मुझे वापस कर दो। हम देखते हैं ड्यूरेंट उसे मार के नीचे गिरा देता है। वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या है। हम देखते हैं कि वो उस बॉल को चेक करता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्लेटिनम डिकॉन ओकम कैसे काफी सारे लोगों को मार रहा होता है बेरहमी से, और जब वो उन सबको मार देता है तो वो वहाँ से सारा ट्रेजर लेके चला जाता है। ड्यूरेंट बोलता है कि आखिर इस बेकार की फाइटिंग क्लिप के लिए ये सारी फोर्सेस लड़ाई कर रही हैं आपस में। अभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब उसे पता चला कि 100 सिटी फेडरल के चेयरमैन की वाइफ को और उसके सन इन लॉ को आखिर किसने मारा। उसको तो उसी के आदमी ने मारा है जिसका नाम है प्लेटिनम डिकॉन ओकम। तभी वो लोग बोलते हैं कि लॉर्ड ओकम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लॉर्ड ओकम पहुँच गया होता है। वो बोलता है कि मैं तुम सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज तुम सब लोगों को यहाँ पे मार दूंगा जान से। डी की बोलता है कि लॉर्ड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो आपके लिए हमेशा से लॉयल था। हार्वी बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, मुर्दे लोग ही हमेशा सिगरेट्स को संभाल सकते हैं। ओकम बोलता है कि हार्वी मैं तुमसे एक सवाल करना भूल गया था कि आखिर मर्सिनरी गिल्ड ने ये सब क्यों किया, क्या उन लोगों को ब्राइट सिटी के लॉर्ड की पोजीशन चाहिए थी। हार्वी बोलता है कि लॉर्ड ओकम मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। ड्यूरेंट बोलता है कि वो समझ गया, मर्सिनरी गिल्ड चाहती थी कि इस वीडियो से वो लोग ओकम को अपना पपेट बना ले, पर ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही वॉकर मरा तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये वीडियो एक्सपोज हो जाए। लोगों ने हार्वी को भेजा था कि वो लोग इसे वापस ले सके। हम देखते हैं ओकम उन लोगों पर अटैक कर देता है। हार्वी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं आर्बिटर के लिए काम करता हूँ। हम देखते हैं कि हार्वी को किसी ने प्रोटेक्शन शील्ड से बचा लिया होता है। आर्बिटर बोलता है ओकम से कि तुम तो हमेशा लोगों को मारना चाहते हो। आर्बिटर बोलता है कि हार्वी अभी तक झूठ बोल रहा था, मर्सिनरी गिल्ड ने उस क्रिस्टल को बनाया है और उन्हीं लोगों ने वॉकर को भेजा था ताकि वो उससे बात कर सके। ओकम बोलता है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। आर्बिटर बोलता है कि क्या तुमने वॉकर को मारा है। ओकम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ और शायद उसे किसी रैंक 4 ने मारा होगा और ब्राइट सिटी के अंदर तो हम कुछ ही हैं जो रैंक 4 के हैं। इसका मतलब अब हमारे पास सस्पेक्ट काफी कम बचे हैं। क्रिस बोलता है कि ओकम तुम क्या कहना चाहते हो कि मैंने वॉकर को मारा है। मैं मर्सिनरी गिल्ड के संग काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है उसे मारने का। यांग अपने मन में बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे कब आया और ये रैंक 4 का कब हो गया। आर्बिटर बोलता है कि क्रिस हमारे साथ काम कर रहा है और वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद ये काम क्रिस्टल पाइथन या आयरन टावर गॉड ने किया होगा। और तुम पहले ये सारी बात छोड़ो, तुम उस क्रिस्टल के बारे में बात करो। तुम नहीं चाहते ना ये वीडियो लीक हो जाए, तो तुम हमारे एक स्पाई को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हाई रैंक की पोजीशन दिलवा दो। ओकम बोलता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, इसके बदले मैं तुम्हें 10 क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ला के दे सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और आर्बिटर इस चीज के लिए मान जाता है। हम देखते हैं तभी उन लोगों के ऊपर कोई अपनी फायरी फीस्ट से अटैक कर देता है और वो और कोई नहीं 100 सिटी फेडरल का चेयरमैन होता है जिसका नाम होता है नॉर्थन। ओकम बोलता है कि प्लीज चेयरमैन पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। नॉर्थन बोलता है कि मैं आज इस रैंक 4 के एबिलिटी यूजर को मार दूंगा, इसकी वजह से मेरे बेटे का रिवेंज पूरा हो जाएगा और वो काफी ज्यादा खुश होगा इससे। नॉर्थन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि ओकम मैं तुम्हें मार दूंगा और वो अपनी फायरी फीस्ट से उसके ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है ओकम को जिसको काफी ज्यादा तकलीफ होती है उससे। ओकम बोलता है कि तुम तीनों पहले मुझे बचाओ, अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें तो हम इसे हरा सकते हैं आराम से। नॉर्थन आर्बिटर से बोलता है कि क्या तुम्हारी मर्सिनरी गिल्ड मेरे रास्ते में आना चाहेगी। आर्बिटर बोलता है कि नॉर्थन प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए, आपको तो पता है ना रैंक 4 तक बनना कितनी मुश्किल बात है, तो आप प्लीज इसे मत मारिए। नॉर्थन बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी आज मार दूंगा। हम देखते हैं आर्बिटर और नॉर्थन दोनों अपनी पावर्स के संग रेडी हो जाते हैं। आर्बिटर बोलता है कि मैं आपको उसको इतनी आसानी से नहीं मारने दूंगा। हम देखते हैं वो नॉर्थन के ऊपर अटैक कर देता है अपने वाटर ड्रैगन से। नॉर्थन बोलता है कि क्या तुम्हारी मर्सिनरी गिल्ड इतनी ज्यादा डरपोक है कि वो आमने सामने फाइट नहीं करेगी। ओकम नॉर्थन से बोलता है कि तुम भी तो एक बुली हो ना, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रैंक 4 तक का बनने में कितना टाइम लगा। ड्यूरेंट क्रिस को देखते हुए बोलता है कि अगर ये एबिलिटी यूजर भी लड़ाई करेगा इन लोगों के संग तो ये सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। ओकम क्रिस के पास आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मर्सिनरी गिल्ड के संग काम नहीं कर रहे हो। क्रिस बोलता है कि जब तक आर्बिटर मुझे ऑर्डर नहीं
नहीं देता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ड्यूरेंट बोलता है कि जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, नॉर्थन हमेशा कैथ फैमिली की मदद करता है और उसको खुद के बेनिफिट के लिए किसी रैंक 4 को मारना होगा ताकि उससे उसे एबिलिटी जीन मिल सके। और आज जो इन लोगों के बीच में मरेगा वो है ओकम। और हम देखते हैं फिर वो अपने अंदर से योजी को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि मैं इसके ऊपर स्नीक अटैक करूंगा। ओकम की साउंड वेव की वजह से नॉर्थन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। वो फिर भी अपनी फायरी फिश से उसके ऊपर अटैक करता है। आर्बिटर उसे बचाने के लिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है और ओकम बोलता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। योजी बोलता है कि चलो मैं इसकी फीस्ट की पावर बढ़ा देता हूँ। नॉर्थन बोलता है कि रुको, मेरी इस फीस्ट की पावर थोड़ी अब नॉर्मल है, क्या मैंने ब्रेक थ्रू कर दिया भी न जाने। आर्बिटर ओकम को वार्न करता है कि उसकी फीस्ट की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम वहाँ से निकल जाओ, पर उसे वो पंच लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ओकम मर जाता है। नॉर्थन बोलता है कि क्या वो अभी किसी लॉ से कंट्रोल हुआ था। तभी वो योजी को जाते हुए देख लेता है। वो बोलता है कि उस आदमी ने मेरी हेल्प की थी अभी। क्रिस बोलता है कि ये लॉ और ये ऑरा ये काफी ज्यादा फेमिलियर है, क्या ये योजी है? मुझे इसको जाके वेरीफाई करना चाहिए। नॉर्थन ड्यूरेंट को देख के बोलता है कि तुम तो वॉकर के बेटे हो ना, और इसके लिए ड्यूरेंट अपना सर हिलाता है। नॉर्थन बोलता है कि तुम इतनी छोटी उम्र में रैंक 3 तक पहुंच गए और मुझे पता है तुम बहुत जल्दी रैंक 4 के भी हो जाओगे। और ड्यूरेंट कहता आज से मैं तुम्हें नया ब्राइट सिटी का लॉर्ड बनाता हूँ और ये बात सबको माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है दूसरे वर्ल्ड की मीटिंग का सीन, जहाँ पे आर्बिटर बोलता है कि तुम तो ड्यूरेंट हो ना, और आज मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं तुम्हें 2 नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकूं। पहला है ब्राइट सिटी का लॉर्ड ड्यूरेंट, दूसरा है प्लैटिनम डिकॉन लाइटनिंग मोराइंग सुप्रीम, जिन्होंने ओकम की जगह ली है। क्रिस्टल पाइथन बोलता है कि चलो अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आए। हमारे डेली फ्रंट लाइन के अंदर काफी सारे साथी मारे जा रहे हैं